हिस्ट्री विद किंशुक प्लेटफॉर्म से भविष्यवाणियों की इस सीरीज में संभावित प्रश्नों की भविष्यवाणी आपके सामने प्रस्तुत है। जी, एक सातवाहन नरेश है जिसका नाम है हाल, और हाल ने प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखा है। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है ये। बहुत प्रसिद्ध सातवाहन नरेश हाल, जिसका प्राकृत भाषा का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है गाथा सप्तशती। याद रखिएगा, गाथा सप्तशती से आपको अर्हघट्टिका यानी कि रहट के उल्लेख की जानकारी प्राप्त होती है। अब ये एक तरह का तमाचा भी है उन तमाम वामपंथी इतिहासकारों पर जो रहट के प्रयोग को तुर्कों से जोड़ते हैं। इस बात को बेहद अच्छे से और संजीदगी से समझने का प्रयास करना। इस सीरीज में भविष्यवाणी शब्द का अर्थ ही यही है कि पूरे इतिहास में से उन महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने इस प्रकार से रखना कि यहां से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं वो भी आप समझ जाएं और डायरेक्ट आप हिट करें। तो यदि प्रश्न आ जाए कि प्राचीन भारतीय इतिहास का वो प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है जिससे हमें रहट या रहट मड़िया या अरहट घट्टिका यंत्र का, ये एक प्रकार का यंत्र है जो सिंचाई के लिए कुओं वगैरह से जल निकालता है, का प्रयोग का उल्लेख प्राप्त होता है, तो वो ग्रंथ है, याद रखिएगा, सातवाहन नरेश हाल के द्वारा रचित ग्रंथ जो प्राकृत भाषा ग्रंथ है गाथा सप्तशती। तो एक प्रश्न यहां से निकल गया कि साहब गाथा सप्तशती ग्रंथ की भाषा कौन सी, प्राकृत लेखक कौन है और किस राजवंश का है? सातवाहन नरेश का हाल, ग्रंथ कौन सा, गाथा सप्तशती, और किस यंत्र का उल्लेख मिल रहा है? तो आपका जवाब होगा अरहट घट्टिका, राइट। दूसरी बात, मनु स्मृति एवं विष्णु स्मृति। हम लोग जानते हैं कि प्राचीन धर्म सूत्र हमारे यहाँ पर विधि ग्रंथ भी इनको कहा जाता है। तो मनु स्मृति और विष्णु स्मृति में याद रखिएगा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कारण सिंचाई के साधनों पर किस प्रकार का दंड, क्योंकि सिंचाई से कृषि और कृषि से संपूर्ण जीवन एवं किसी राज्य की अर्थव्यवस्था संचालित हो रही है। तो सिंचाई के साधनों का महत्व को पर प्रकाश डालते हुए विष्णु स्मृति एवं मनु स्मृति इस बात का उल्लेख करती है कि यदि कोई व्यक्ति सेतु का मतलब सिंचाई, सेतु साधन, यहाँ पे जो कृषि हेतु सिंचाई के साधनों को नष्ट करे उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। आप सोच के देखिएगा, प्राचीन भारत में कृषि से जुड़े हुए क्रियाकलाप, विशेष तौर पर इरिगेशन, क्योंकि उस जमाने में राज्य के लिए नहरों का निर्माण करवाना, कुओं का निर्माण करवाना इतना सहज कार्य नहीं था, क्योंकि यह सब मानवीय श्रम से, जिसको आप विष्टि कहते हैं, के द्वारा ही संभव होता था। तो प्रश्न बन सकता है यहां से, और ये भविष्यवाणी है इस प्लेटफॉर्म से, हिस्ट्री विद किंशुक से, कि किन प्राचीन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति सिंचाई साधनों को या सेतु यानी कृषि कार्यों में प्रयुक्त सिंचाई के साधनों को नष्ट करता हुआ पाया गया या नष्ट करने का प्रयास करेगा तो उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। तो याद रखिएगा, ये धर्म सूत्र मनुस्मृति एवं विष्णु स्मृति। याद रखिएगा, दो महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां इस प्लेटफॉर्म से, हिस्ट्री विद किंशुक से आपके लिए प्रस्तुत है। ये प्रश्न के रूप में आने की पूरी संभावनाएं हैं। एक और बात, एक और भविष्यवाणी बेहद महत्वपूर्ण है। टॉलेमी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसका नाम है जियोग्राफी। याद रखिएगा, जियोग्राफी के अंदर टॉलेमी नामक एक जो भूगोलवेत्ता थे, वो भृगुकुच्छ जिसको कि भड़ोच या भरूच के नाम से भी वर्णित किया गया। याद रखिएगा, पश्चिमी भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह था गुजरात में भृगुकुच्छ। उसको विशाल पत्तम पन्ने नगर का मतलब मार्केट सिटी या मार्केट टाउन कहा है। तो प्रश्न आ सकता है कि भृगुकुच्छ को किसने मार्केट टाउन के रूप में या पन्ने नगर, पन्ने का मतलब यहाँ पर व्यापार वाणिज्य से है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा, याद रखिएगा बहुत बेहतर तरीके से। तो मार्केट टाउन के रूप में भृगुकुच्छ को किसने वर्णित किया? तो आपका जवाब होगा टॉलेमी। प्रश्न आ सकता है कि मार्केट टाउन का टॉलेमी ने अपने ग्रंथ जियोग्राफी में किस नगर के संबंध में इस संज्ञा का प्रयोग किया? तो आपका जवाब होगा भृगुकुच्छ के लिए। क्लियर? भृगुकुच्छ को मार्केट टाउन किस ग्रंथ में कहा गया और किसने कहा है? तो आपका जवाब होगा टॉलेमी ने अपनी पुस्तक जियोग्राफी के अंदर। अब आप सोचिएगा, जो मैं डिकोड करने का प्रयास कर रहा हूं इन फैक्ट्स का भविष्यवाणी के रूप में, कि प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि ये वो माइक्रो फैक्ट्स हैं जिन पर जनरली हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। इन्हें कवर नहीं करना है, इन्हें ढकना नहीं, इन्हें अनकवर करना है, ताकि एग्जाम में सटीक निशाना बैठे, राइट। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, याद रखिएगा,
पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुनः एक ग्रंथ है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक एक ग्रीक यानी कि यूनानी अज्ञात नाविक था। तो याद रखिएगा, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का जो अज्ञात यूनानी नाविक लेखक है, उसने पाश्चात्य जगत और भारत के मध्य जो व्यापारिक वस्तु होती थी, यानी कि भारत से निर्यात की जाने वाली पाश्चात्य जगत को, जैसे रोम हो गया या अन्य वेस्टर्न उस समय की सिविलाइजेशन होगी, उन वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची प्रदान की है। तो ये आपसे सत्य कथन के रूप में पूछ सकता है, किस ग्रंथ से हमें भारत से निर्यात की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पाश्चात्य जगत को, तो पाश्चात्य जगत को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पहली बार काफी विस्तृत सूची प्राप्त होती है। तो आपका निश्चित जवाब होगा ये ग्रंथ है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। क्लियर। मध्यकाल से अकबर के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण तथ्य भविष्यवाणी के रूप में मैं हिस्ट्री विद किंशुक प्लेटफॉर्म से आपके सामने पुनः रख रहा हूं, और इसका संबंध है आइन ए दैसाला भू राजस्व पद्धति से। समझिएगा, अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था जिसका प्रचलन उसके दीवान टोडरमल द्वारा 1580 में किया गया था, इसीलिए इसको आइन ए दहसाला पद्धति या टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 10 साल की एक प्रणाली भू राजस्व से संबंधित उसकी लगान, उसकी दरें पर चर्चा की जाती थी। राइट। तो दीवान टोडरमल ने 1580 में जिस भू राजस्व व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया वो जब्ती प्रणाली कहलाती थी। उसको आइन ए दहसाला का मतलब 10 साल का सेटलमेंट, 10 साल का बंदोबस्त, या टोडरमल प्रणाली भी कहा गया है, या बंदोबस्त आरजी भी कहा गया है। अब आप सोचिएगा कितने सारे नाम एक साथ आपको देखने को मिल रहे हैं। दहसाला व्यवस्था को लागू करने का श्रेय शाह मंसूर को जाता है, लेकिन इसके निर्माता टोडरमल को बंगाल सूबेदार नियुक्त किया था। क्या मतलब है इस बात का? आइन ए दहसाला पद्धति की रूपरेखा यद्यपि तैयार की गई थी टोडरमल के द्वारा, लेकिन चूंकि उसे बंगाल सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था, तो टोडरमल की अनुपस्थिति में उसके द्वारा मतलब तैयार की गई व्यवस्था, दहसाला व्यवस्था या जब्ती प्रणाली या आइन ए दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त या बंदोबस्त आरजी को उसकी अनुपस्थिति में शाह मंसूर ने नियमित किया था, क्रियान्वित किया था, लागू किया था। जब्ती प्रणाली का विकसित रूप याद रखिएगा, जब्ती प्रणाली का विकसित रूप दहसाला व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें किसान की खेती की जो वास्तविक उपज थी उसका जो स्थानीय मूल्य था और उत्पादकता के आधार पर कि वास्तविक उपज कितनी हो रही है, ये नहीं, अनुमानित नहीं, एक्चुअल कितना आपको प्राप्त हो रहा है के आधार पर पिछले 10 वर्षों की, इसीलिए पिछले 10 वर्षों की यहाँ पर एक व्यवस्था थी, इसीलिए इसको दहसाला 10 वर्षों के आधार पर पिछले 10 वर्षों की विभिन्न फसलों की पैमाइश का मतलब मेजरमेंट, यानी कि आप अनुमान के आधार पर नहीं हो, किसान की भूमि कितनी, कितने बीघा उसका रकबा है, उसकी पूरी पैमाइश की जाती थी, उसकी कबूलियत और पट्टा लिया जाता था, उसका एक प्रति एक कॉपी उसकी किसान के पास, एक स्टेट के पास, पटवारी कानूनगो के पास रहा करती थी। तो याद रखिएगा, पिछले 10 वर्षों की विभिन्न फसलों की पैमाइश के आधार पर उसका आकलन किया जाता था, फिर उसका औसत उपज, एवरेज जो उसका प्रोडक्शन है, औसत उपज जिसको जिन्स एक कामिल भी कहा जाता है, निकाला जाता था। क्लियर। फिर उसका 1/3 राज्य का हिस्सा, यानी कि जो औसत उपज है उसका 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट क्यों? क्योंकि 3 तरह की जमीनें प्रिडिक्ट की जाती थी उस जमाने में। जो फर्टाइल लैंड है, जो बिल्कुल उपजाऊ, जिसके लिए आपको किसी सिंचाई के साधनों की आवश्यकता नहीं, बरसात के पानी से वो बेहतरीन, क्लियर, उसको देवमात्रक भूमि भी कहा जाता था मौर्य काल में। तो जो उपजाऊ भूमि है, एक जो नॉन फर्टाइल है, बंजर है, और एक जो सेमी फर्टाइल है, यानी कि हर 1-2 साल के बाद वो अच्छा, मतलब कुल मिलाकर एक एवरेज प्रोडक्शन दे रही है। इसलिए उस औसत उपज का, जिसको जीन्स एक कामिल कहा जा रहा, उसका 1/3 हिस्सा राज्य के लिए निर्धारित किया जाता था। इसमें जो पैमाइश की जा रही है भूमि की, उसमें बीघा को क्षेत्रफल की न्यूनतम इकाई माना जाता था, यानी कि रकबे का जो पैमाइश हो रहा है, किसान की भूमि की जो पैमाइश हो रही है वो बीघा के रूप में हो रही है। दहसाला कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं था, कारण सिर्फ 10 वर्षों के आधार पर यह तैयार की जा रही व्यवस्था है, इसलिए कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं था, क्योंकि राज्य अपनी मांग में वृद्धि कर सकता था। यदि बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है, अच्छा बरसात गिरता है और राज्य को लगता है किसान को भी बेहतर बेनिफिट्स मिले हैं, तो राज्य अपनी डिमांड में वृद्धि कर सकता था। वास्तव में यह एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। क्या मतलब है रैयतवाड़ी व्यवस्था का?
जहां राज्य और किसान के मध्य डायरेक्ट बॉन्ड होता है। देयर इज नो मीडिएटर बिटवीन पीजेंट एंड स्टेट। किसान और राज्य के बीच में किसी प्रकार का मध्यस्थ नहीं है। उस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया, क्योंकि इसमें किसान भी खुश रहता था और राज्य भी खुश रहता था, क्योंकि बीच का हिस्सा मारने के लिए बिचौलिए या मध्यस्थ नहीं होते। तो वास्तव में जाप्ती प्रणाली या रैयतवाड़ी व्यवस्था या आइन ए दहसाली असल में एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों को भूमि का वास्तविक स्वामी स्वीकार किया जाता था। क्लियर? यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान ही वास्तविक भूमि का मालिक था, पहली बात। दूसरी बात, रैयतवाड़ी व्यवस्था में राज्य और किसान के बीच में किसी प्रकार का कोई बिचौलिया नहीं होता था। आगे जाकर अंग्रेजों ने भी रैयतवाड़ी व्यवस्था को काफी हद तक अपनाया था। दूसरी बात, आइन ए दहसाला व्यवस्था में कर केवल नगद मुद्रा के रूप में ही वसूला जाता था। याद रखिएगा, आइन ए दहसाला में उत्पाद या कृषि या खाद्यान्न, क्लियर, अन्न जिन्स के रूप में कर वसूलना प्रावधान में नहीं था। सिर्फ किसान नगद राशि ही राज्य को कर के रूप में देगा। क्लियर है? आई थिंक आपको आइन ए दहसाला पद्धति के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। इसका निर्माता टोडरमल था। 1580 में यह व्यवस्था लागू की गई। पिछले 10 वर्षों की उत्पादकता, क्लियर, स्थानीय मूल्यों के औसत मूल्य का 1/3 हिस्सा 10 वर्षों के लिए, इसलिए इसको दहसाला पद्धति भी कहा गया है। इसका स्वरूप रैयतवाड़ी था, जिसमें किसान और राज्य के बीच में किसी प्रकार का कोई बिचौलिया नहीं था। क्लियर? आगे देखिएगा, अगली भविष्यवाणी हिस्ट्री विद किंगशिप प्लेटफॉर्म से याद रखिएगा। शाहजादा औरंगजेब को मुगल सम्राट शाहजहां ने, आप लोगों को मालूम है औरंगजेब का पिता कौन था? शाहजहां। तो मुगल सम्राट, मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का 2 बार सूबेदार नियुक्त किया था। एक तो 1636 ईस्वी से 44 ईस्वी तक और दूसरा 1652 ईस्वी से 57 ईस्वी तक। तो एक प्रश्न तो ये भी आपके सामने भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं आ सकता है कि औरंगजेब को शहजादे के रूप में शहंशाह शाहजहां के द्वारा दक्कन का मुगल सूबेदार कितनी टर्म पर कितनी बार बनाया गया? तो 2 बार। 1636 से 44 तक प्रथम नियुक्ति काल, 1652 से 57 तक दूसरी सूबेदारी काल। जब द्वितीय सूबेदारी के दौरान शहजादा औरंगजेब 1652 ईस्वी में दक्कन पहुंचा, तो वो अपने साथ ईरानी मूल का मुर्शीद कुली खान, जो शिया था, याद रखना शिया था, इसको अपने साथ लेकर गया था और इसने वहां पर उसको दक्षिण का दीवान नियुक्त किया। याद रखिएगा, मुर्शीद कुली खान ने भू राजस्व व्यवस्था जो लागू की थी वो टोडरमल बंदोबस्त के आधार पर थी, इसीलिए मुर्शीद कुली खान को दक्कन का टोडरमल भी कहा जाता है। यानी कि जिसने दक्षिण या दक्कन की भू राजस्व व्यवस्था में मुर्शीद कुली खान ने गुणवत्तापूर्ण सुधार किए। दक्षिण में मुर्शीद कुली खान की माल गुजारी संबंधी बंदोबस्त मुर्शीद कुली खां की धारा भी कहलाती है। मुर्शीद कुली खां की धारा का मतलब है मुर्शीद कुली खां ने दक्कन में भूमि पैमाइश के आधार पर पिछले 10 वर्षों की उत्पादकता, उनकी स्थानीय मूल्यों की वास्तविक उपज का मूल्य कितना, उसके औसत का 1/3 हिस्सा, जो वास्तव में टोडरमल बंदोबस्त था, इसको 1580 में अकबर के शासनकाल में टोडरमल दीवान ने लागू की, मतलब निर्माण किया था। तो उसको उसी रूप में अपनाया, लेकिन अपने नाम से अपनाया, इसीलिए मुर्शीद कुली खां की वो धारा कहलाई। यही वजह है कि मुर्शीद कुली खां को, याद रखिएगा, दक्षिण का टोडरमल भी बोला जाता है, क्योंकि उसकी संपूर्ण भूमि कर पद्धति, याद रखिएगा, अकबर के दीवान टोडरमल की पैमाइश तथा कर निर्धारण प्रणाली पर आधारित थी। आई थिंक ये सेशन आपको बेहद पसंद आएगा, जिससे एग्जाम बाबा की भविष्यवाणी की जा रही है और एग्जाम बाबा की भविष्यवाणी ये सीरीज हिस्ट्री विद किंगशिप प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए निःशुल्क दी जा रही है। आप खूब लुत्फ उठाइए। रोजाना में कम से कम 7-8 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डीकोड करते हुए उनका एनालिटिकल रिसर्च बेस्ड उनकी समालोचना विश्लेषण करते हुए आपके सामने उनको रखता हूं, ताकि वो प्रश्न के रूप में आपको कभी परेशान ना करे। एक संगीत प्रेम के बारे में अब एक तथ्य भविष्यवाणी के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं। कभी भी संगीत कला सांस्कृतिक विकास से प्रश्न आपके सामने आ सकता है। औरंगजेब वीणा वादन में निपुण था, जबकि अकबर नगाड़ा या नक्कारा वादन में सिद्धहस्त था। वो औरंगजेब जिसने संगीत को इस्लाम विरोधी मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। यद्यपि मनुची डी अपनी पुस्तक
मनुची सटोरियो डी मोगोर में इस बात का खंडन करता है कि यद्यपि औरंगजेब ने राजकीय आदेश निकालकर संगीत को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके दरबार में उसकी शहजादियां और राज परिवार की स्त्रियां चोरी छुपे से ही महफिलों का, मुजरों का, मुशायरों का खूब लुत्फ उठाया करती थे भी देखेंगे। तो मुगल बादशाह औरंगजेब जहां वीणा वादन में निपुण था, वहीं अकबर नगाड़ा या नक्कारा वादन में सिद्धहस्त था। शाहजहां को सूफी गायन में, गजल गायकी में माहिरी हासिल थी। याद रखिएगा, अब भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे अधिक संगीत में जो ग्रंथ लिखे गए वो उस औरंगजेब के काल में लिखे गए जिसने संगीत को प्रतिबंधित कर दिया था। तो संगीत पर सर्वाधिक शास्त्रीय पुस्तकें औरंगजेब के ही काल में लिखी गई थी। औरंगजेब ने अपने शासन के 11वें वर्ष में, याद रखना, संगीत को इस्लाम विरोधी मानते हुए 1669 ईस्वी में दरबारी गायन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वाद्य संगीत और नौबत के वादन पर कोई रोक नहीं लगाई थी। यानी कि जो रॉयल बैंड था, जो रॉयल ऑर्केस्ट्रा था, यानी कि जब बादशाह मुगल दरबार में, मुगल कोर्ट में प्रवेश कर रहा है, तो जो नगाड़े, नक्कारे, तुरही, लंबे लंबे पाइप बजाकर जो एक तरह से संदेश दिया जाता था, याद रखिएगा, किसे? मुगल दरबार को, कि शहंशाह पधार रहे हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, उसके वादन पर कोई रोक नहीं लगाई। रोक किस चीज पर लगाई? कि दरबार के अंदर किसी प्रकार के संगीत महफिल का आयोजन नहीं किया जाएगा। अब क्या महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न भविष्यवाणी के रूप में निकल रहा है कि औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध कौन से वर्ष में लगाया? 1669 में। अपने शासनकाल के कौन से वर्ष में लगाया? 11वें वर्ष में लगाया। क्लियर है? दूसरी बात, औरंगजेब कौन से संगीत वाद्य में के वादन में निपुण था? तो आपका आंसर होगा वीणा वादन में। अकबर नगाड़ा या नक्कारा वादन में सिद्धहस्त था। अब महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने और किस रूप में आ रहा है, एक बार उसे और देख लीजिएगा। एक बात को याद रखना, सत्य कथन के रूप में पूछ सकता है। चूंकि औरंगजेब संगीत को इस्लाम विरोधी मानता था, अतः उसने हर प्रकार के गायन पर प्रतिबंध लगा दिया। एक तथ्य तो ये आ गया। दूसरा, कथन, क्योंकि औरंगजेब संगीत को इस्लाम विरोधी मानता था, अतः उसने दरबारी गायन को तो प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन जो मुगल दरबार में बादशाह के प्रवेश पर जो नक्कारा, जो तुरही, रॉयल बैंड जिसको आप कहते हैं, नौबत वादन जिसको कहते हैं, जो बजाए जाते थे, उसको उसने यथावत जारी रखा। अब यदि आपने इन चीजों को ढंग से नहीं समझा, आपने सिर्फ इस बात को ध्यान रखा कि औरंगजेब कट्टर इस्लामिक बादशाह था और उसने जिन परंपराओं को गैर इस्लामिक माना उन सबको प्रतिबंधित कर दिया, तो आप इस प्रश्न को गलत करके आओगे। उसने सिर्फ दरबारी गायन को इस्लाम विरोधी माना, याद रखना, उसने दोहरा मापदंड रखा। लेकिन जहां उसकी शान शौकत में बढ़ोतरी होती है, जहां उसका प्रोटोकॉल बढ़ता है, उस वाद्य यंत्र के वादन को उसने पर कोई रोक नहीं लगा, उसको यथावत रखा। क्योंकि उसने दरबारी गायन पर प्रतिबंध लगा दिया था अपने शासन के 11वें वर्ष में 1669 में, तो उसने सरकारी दरबारी संगीतकारों की छुट्टी कर दी। जो संगीतकार राजकीय संरक्षण में पल रहे थे उनकी छुट्टी कर दी। इसी समय, याद रखना, औरंगजेब के शासनकाल के 11वें वर्ष में 1669 में जब उसने दरबारी संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो इसके विरोध में दरबारियों ने एक जनाजा निकाला था संगीत वाद्य यंत्रों का। क्लियर? तो मनुची अपनी पुस्तक सटोरियो डी मोगोर में लिखता है कि दरबार में संगीत का निषेध होते हुए भी औरंगजेब की बेगमें और शहजादियों के लिए महल में संगीत और नृत्य का आयोजन की व्यवस्था राजकीय संरक्षण में ही होती थी, और इस आयोजन के लिए गायिकाओं और नर्तकियों की नियुक्ति की जाती थी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सत्र में दी गई जानकारियां भविष्यवाणी के रूप में जो आपको हिस्ट्री विद किंशु प्लेटफॉर्म से दी जा रही है, आपको बेहद रुचिकर, परीक्षापयोगी लगी होगी। प्लीज, यदि आपको वास्तव में ये जानकारियां पसंद आ रही तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट सेशन में कुछ नई जानकारियों को मैं भविष्यवाणियों के रूप में हिस्ट्री विद किंशु प्लेटफॉर्म से पुनः आपके सामने रखूंगा। थैंक यू।